Hello everyone. Today we are starting Spring and Fall by G.M. Hopkins. Let's start with stanza 1. Margaret, are you grieving over golden groove unliving leaves like the things of man? You, with your fresh thoughts, care for can you? So पहले reference to context देखेंगे. The above quoted lines have been extracted from the poem Spring and Fall पेन बाय G.M. हॉपकिन. यानी कि ऊपर लिखी हुई लाइंस जो हैं वो पोएम स्प्रिंग एंड फॉल से ली गई हैं, जो कि G.M. हॉपकिन, जिरार्ड मानले हॉपकिन के द्वारा लिखा गया है. एंड दिस पोएम वॉज पब्लिश इन 1918. ये जो पोएम है ये 1918 में पब्लिश हुई थी. द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द थीम्स ऑफ लॉस, मोर्टेलिटी एंड द इनोशंस ऑफ चाइल्डहुड. पोएम में जो मेजर थीम्स जो हैं वो हैं लॉस की, mortality and innocence of childhood. So these are the major themes of the poem. It address a young child, मार्गरेट. इस पोएम में जो पोइट है वो एक यंग चाइल्ड जिसका नाम मार्गरेट है उसे एड्रेस कर रहा है. हु इज़ सैडन्ड बाय द फॉलिंग लीव्स, जो कि लीव्स के गिरने से बहुत ही ज़्यादा सैड है. सिम्बोलाइजिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड पासेज ऑफ टाइम. ये शो कर रहा है कि डेथ जो है वो हमेशा आएगी और पासेज ऑफ टाइम यानी कि समय के गुजरने को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्सप्लेनेशन हियर. द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर एड्रेसिंग अ यंग चाइल्ड नेम मार्गरेट. जब पोइट जो है, स्पीकर जो है वो एक यंग चाइल्ड मार्गरेट को एड्रेस करता है, वहाँ से ये पोएम शुरू होती है. आस्किंग इफ़ शी इज़ सैडन्ड बाय द फॉलिंग लीव्स ऑफ गोल्डन ग्रूव. वो उससे पूछता है कि क्या तुम सैड हो फॉलिंग लीव्स के गिर जाने से गोल्डन ग्रूव में. गोल्डन ग्रूव जो है ये ग्रूव ऑफ ट्रीज़ को रेफरेंस दे के बोला गया है. यहाँ पे जो अनलिविंग है, अनलिविंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीव्स इन ऑटम, यानी कि लीव्स का गिर जाना. द स्पीकर कनेक्ट मार्गरेट फ्रेश इनोसेंट थॉट्स टू हर कंसर्न ऑफ द नेचुरल चेंज ऑफ सीजन. स्पीकर जो है मार्गरेट के जो फ्रेश इनोसेंट थॉट है उन्हें कनेक्ट करता है उसके कंसर्न से. उसका कंसर्न है किस लिए कि नेचुरल चेंज ऑफ सीज़न, की सीज़न जो है वो बदल जाएगा एज शी इज़ इमोशनली मूव्ड बाय द साइट ऑफ फॉलिंग लीव्स. सेकेंड स्टेंजा. उससे पहले क्रिटिकल कमेंट देखेंगे. इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे रिपीटेड जी साउंड इन ग्रीविंग एंड गोल्डन ग्रूव ये इन्फोर्स कर रहा है, जेंटल टोन ऑफ सैडनेस को दिखा रहा है. सेकेंड इन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी अनलिविंग चीज़ को एक लिविंग चीज़ का रूप दे देना, उसको लिविंग की तरह ट्रीट करना. यहाँ पे जो ग्रूव है उसको पर्सोनिफाई किया गया है इन द सेंस ऑफ इट अनलिविंग, सजेस्टिंग एन एक्शन दैट मेक इट अपीयर अलाइव. इसमें ग्रूव को अनलिविंग बोला गया है जिससे कि ऐसा लग रहा है इसको एक एक्शन देके इसे अलाइव करने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट है मेटाफोर. मेटाफोर का मतलब होता है कंपैरिजन करना विदाउट द मेंशनिंग ऑफ एनी वर्ड. यहाँ पे यूज़ हुआ है लीव्स. लीव्स जो है इन्होंने दिखाया है कि ये मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहा है ह्यूमन लाइफ को विच ऑल्सो अंडरगो डेथ एंड डिके. जैसे कि लीव्स जो है वो डिके हो रही हैं, उनकी डेथ हो रही है, उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ भी जो है वो इस चीज़ को फेस करती है. नेक्स्ट है इंटरनल राइम. वर्ड लाइक ग्रीविंग एंड अनलिविंग, तो इससे इंटरनल राइम आ रही है जो कि पोएम में एक म्यूजिकलिटी को ऐड कर रही है. सेकेंड स्टेंजा. सेकेंड. एज द हार्ट ग्रो older it will come to such sight colder by and by nor spare a sigh. Two words of wind would leave me lie and yet you will weep and know why. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हेयर द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड गिव वे टू अ कोल्डर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एज वन एजेस. इसमें पॉइंट ये शो करता है कि ह्यूमन जो है वो जब चाइल्ड होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हम इनोसेंट देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है, जब वो ओल्डर एज में जाता है तो वो उन सारी चीज़ों के लिए कोल्डर हो जाता है. मतलब उसे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑन सच साइड. The speaker notes that as Margaret grow older, she will become desensitized to such sights. स्पीकर यहाँ पे ये मेंशन करता है कि जब मार्गरेट बड़ी हो जाएगी तो वो भी ऐसे साइट्स पे desensitized हो जाएगी. कौन से साइट? लीव्स फॉलिंग. जब पत्तियाँ गिर रही हैं तो फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वापस से उसी प्रकार का सोरो एक्सपीरियंस नहीं करेगी जो उसे चाइल्डहुड में फ़ील हो रहा है, क्योंकि वो समझ जाएगी कि इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना.
शी विल नो लॉन्गर फील द सेम पेन और सोरो। द फ्रेज वैंडवुड लीफ मिल, यहाँ पे जो फ्रेज है वैंडवुड लीफ मिल, ये क्या एम्फेसाइज कर रहा है? ये शो कर रहा है फॉलन लीव्स एज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड डिके। पोइट ने यहाँ पे इस फ्रेज का यूज़ करके ये बताया है कि जो फॉलन लीव्स है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो डेथ एंड डिके का सिंबल है। डिस्पाइट ग्रोइंग ओल्डर, मार्गरेट विल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस सैडनेस, बट शी विल अंडरस्टैंड दैट हर ग्रीफ इज़ नॉट सिंपली फॉर द फॉलिंग लीव्स। इट मीन्स कि मार्गरेट जो है, जब वो ओल्डर हो जाएगी तो उसका सोरो एक्सपीरियंस करना कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो ये अंडरस्टैंड कर लेगी, ये समझ जाएगी कि जो उसका ग्रीफ है, जो उसका दुख है, वो फॉलिंग लीव्स की वजह से नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्रिटिकल कमेंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। फर्स्ट वी हैव एलिट्रेशन। तो यहाँ पे द फ्रेज हार्ट ग्रोज ओल्डर साइट कोल्डर एम्फेसाइज द कनेक्शन बिटवीन इमोशनल एंड फिजिकल कोल्डनेस। तो इन्होंने यहाँ पे इमोशनल और फिजिकल के बीच में एक कनेक्शन को शो किया है। सेकंड इज़ मेटाफोर। यहाँ पे जो फ्रेज वैंडवुड लीफ मिल का यूज़ किया गया है, ये कंपेयर कर रहा है फॉलन लीव्स या जो डिकेइंग लीव है टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लाइफ से, हाईलाइट द थीम ऑफ मोर्टेलिटी। जो वैंडवुड लीफ मिल है, यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो किसका सिंबल है, ह्यूमन के डेथ और डिके को सिंबलाइज कर रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। लीव्स को एबिलिटी दी गई है टू इवोक इमोशन इन ह्यूमन, सजेस्टिंग दैट नेचर रिफ्लेक्ट ह्यूमन लाइफ। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे जो लीव्स है उन्हें ह्यूमन से कंपेयर किया गया है सिंपली। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन यूज ऑफ विल रिफ्लेक्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग अप एंड एक्सपीरियंस लॉस। नाउ the third one is stanza 3. Now no matter child the name, sorrow spring are the same, nor mouth had no nor mind expressed what heart heard of ghost guessed. It is blind man was born for, it is Margaret you mourn for. Now its explanation is the speaker reassure Margaret that the specific cause of sorrow doesn't matter. यहाँ पे जो स्पीकर है वो मार्गरेट को ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो सोरो है, तुम्हारा जो दुख है, उसका स्पेसिफिक कोज जानना हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि जो सोर्स ऑफ ऑल सोरो इज़ अल्टीमेटली द सेम। हर किसी के दुख का कारण जो है वो अल्टीमेटली सेम ही रहता है। पोइट बोलता है कि द सोरो शी फील इज़ नॉट जस्ट फॉर द फॉलिंग लीव, कि जो उसका दुख है वो सिर्फ फॉलिंग लीव्स की वजह से नहीं है, बट फॉर समथिंग डीपर लाइफ इटसेल्फ। लेकिन उसका जो कोज है ना वो कुछ गहरा है। द ब्लाइट मैन वॉज बोर्न फॉर रेफर्स टू द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द इनहेरेंट मोर्टेलिटी एंड इम्परमानेंस ऑफ सफरिंग एंड इवेंचुअल डेथ। जो इस फ्रेज ने ये शो किया है कि जो ह्यूमन है ना वो मोर्टेलिटी को शो कर रहा है, यानी कि जो चीज़ जन्म लेती है वो अंत में उसका विनाश भी होता है। In the end, Margaret is not simply grieving for the leave, she is grieving for herself, her future losses as the human condition. यहाँ पे मार्गरेट वो बोलते हैं कि जो मार्गरेट है, पोइट ये बोलते हैं कि जो मार्गरेट है वो दुख में है, ना कि सिर्फ फॉलिंग लीव्स की वजह से, लेकिन उसे ये समझ आ गया है कि जैसे कि लीव जो है वो एक दिन फॉल हो रही है, डेथ और डिके हो रहा है, उसी प्रकार एक दिन ह्यूमंस की लाइफ भी डिके हो जाएगी। इस वजह से वो अपने आइडेंटिटी के लॉस की वजह से ग्रीफ में है। देन वी हैव क्रिटिकल कमेंट। यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ हुआ है। सोरो स्प्रिंग आर द सेम, यूज अ मेटाफोर टू सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन सैडनेस regardless of its immediate cause stem from the same deep source of existential grief. Personification, ghost guest personify the human spirit. ये जो फ्रेज है ये रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमन की स्पिरिट को। इट इज़ इंट्यूटिवली नो सोरो बियॉन्ड द माइंड कॉम्प्रिहेंसिव। एलिट्रेशन, एस साउंड का रिपीटेटिव साउंड यूज़ होना। सोरो स्प्रिंग इन्हेंस कर रहा है क्वाइट मॉर्नफुल टोन। So that's it for today's video. In next video we will see summary of spring and fall. Thank you for watching.